इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसे कैसे चेंज करते हैं और सबसे मेन कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और किस चीज़ में पड़ती है। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने का एक तरीका होता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि रैंक क्या होती है और इसे कैसे डिफरेंट मेथड्स से फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड से। तो इस वीडियो में हम रैंक फाइंड करने की एक और मेथड देख रहे हैं जो कि है इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इस टॉपिक या इसके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि हमें इस इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी रैंक फाइंड करने के लिए। तो ये है एक एग्जांपल जो कि यहाँ पास एक मैट्रिक्स है और इसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड इट्स रैंक। फाइंड इट्स रैंक। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें 4 रोज़ और 5 कॉलम्स हैं। तो अगर हमें पिछली मेथड से इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है तो हम क्या करते थे कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे। फिर अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो वो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो हम कहते थे कि इसकी जो रैंक है वो ऑर्डर से कम है। फिर उसके कम ऑर्डर की सब मैट्रिक्स का, सब स्क्वायर मैट्रिक्स का हम रैंक डिटर्मिनेंट फाइंड करते और जितनी भी सब मैट्रिक्स बनती स्क्वायर सब मैट्रिक्स, उन सब का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते और देखते अगर उनमें से किसी एक का भी नॉन जीरो आ जाता तो हम कह देते कि हाँ इसका जो है रैंक इतनी है। अगर 0 आता सभी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का तो फिर और उससे छोटी स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखते और ऐसे इसका रैंक फाइंड करते। लेकिन इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने के बाद हमें ये बार बार डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे क्वेश्चंस में तो इजी है, डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप का कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया तो हमें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर इसी की बात करें तो हमें अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, पहले इसको क्रॉस सेक्शन में, फिर इसके अंदर का ये इसको सॉल्व करेंगे और बहुत ज़्यादा तरीका, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगे। सबसे पहले इसका हम ये कितने 4/5 किए थे, 4/4 की सब मैट्रिक्स लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और निकालेंगे। फिर उसके बाद कहीं जाके हम इसको बता पाएंगे कि रैंक कितनी है। लेकिन वहीं अगर हम इस मैट्रिक्स की रैंक इक्लोन फॉर्म से फाइंड करते हैं तो हमें बहुत ही ईजिली पता चल जाएगी कि इसकी रैंक क्या है और बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर बड़ी मैट्रिक्स है, अभी तो चलिए ठीक है 4/5 की है, अगर 10/10 की मैट्रिक्स होती तब तो हम, अगर क्वेश्चन मतलब पेपर में अगर आ जाता है ऐसा क्वेश्चन तो हम उसके डिटर्मिनेंट सॉल्व करते रह जाते, बता ही नहीं पाते कि उसकी रैंक कितनी है। तो इन सब चीज़ों के कारण, इन सब डिफ़िकल्टीज़ के कारण एक नई मेथड फाइंड किया गया जो कि रैंक फाइंड करने का है, वो है इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें देखते हैं कि ये मेथड है क्या और इसमें हम करते क्या हैं रैंक फाइंड करने के लिए। ठीक, तो इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या है, पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स A n क्रॉस n की है, इज सेट टू बी एन इक्लोन फॉर्म इफ। एक कोई मैट्रिक्स है A जो इक्लोन फॉर्म में तब कही जाएगी, अब उसकी 3 कंडीशंस हैं। कब कही जाएगी, इन एवरी रो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी यूनिटी, कि हर रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट हो, किसी मैट्रिक्स की जितनी भी रोज़ हों उन सारी रोज़ में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हो वो क्या होना चाहिए, यूनिटी मीन्स 1 होना चाहिए। यूनिटी मीन्स 1 होना चाहिए। सेकेंड क्या है, एवरी
जीरो रो अकर्स बिलो द नॉन जीरो रो, और उस मैट्रिक्स में जितनी भी जीरो रोज हों वो नॉन जीरो रोज के नीचे हों। ठीक, जितनी भी जीरो रोज हों वो नॉन जीरो रोज के बिलो हों, मीन्स नीचे हों। थर्ड कंडीशन क्या है? द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन प्रीवियस रो। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, उसके पहले जितने भी जीरोज हों, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन इट प्रीवियस रो। प्रीवियस मीन्स उसकी पहले। अगर हम R2 की जीरो की संख्या देखें, जो नॉन जीरो एलिमेंट है उससे लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी जीरोज़ हों उसकी जो संख्या है वो उससे ऊपर वाली रो के जीरोज़ की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। ये चीज़ इसमें लिखी हुई है थर्ड कंडीशन में। एक बार इसको एग्जांपल से देखते हैं तो ये तीनों कंडीशंस और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो इन जनरल हमें कुछ ऐसी मैट्रिक्स दी होंगी और बाद में उनको इक्लोन फॉर्म में चेंज करने के बाद हम कुछ ऐसा उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। अब जो मैंने यहाँ पास ये इक्लोन फॉर्म में एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ये इसकी नहीं है, मैंने ऐसे रैंडम एक इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बना दी है। ठीक, ये ऊपर वाले की नहीं है, ऊपर वाले की हम कुछ देर बाद बना के देखेंगे कि उसकी इक्लोन फॉर्म किस टाइप से बनती है। तो ये एक मैट्रिक्स है जो कि इक्लोन फॉर्म में है ना, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से इक्लोन फॉर्म में है। तो क्या ये मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अगर ये मैट्रिक्स ये ऊपर की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों कंडीशंस है, अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो इक्लोन फॉर्म में है। अगर नहीं कर पा रही तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में नहीं है। तो एक बार फिर से इसकी फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। इन एवरी रो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी यूनिटी, मीन्स हर रो में जो पहला एलिमेंट होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट, जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। चलिए देखते हैं इस मैट्रिक्स में। अगर हम देखें कि हर रो में जितनी भी रो हैं इसमें, इन सभी रोज़ में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या है? यूनिटी है, 1 है और 1 है। और इस रो में तो 0 0 0 है, नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है यूनिटी वगैरह के लिए। लेकिन ये जो तीनों ऊपर की नॉन जीरो रोज़ हैं, ये तीनों, इनका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या है? 1 1 और 1। हम इस साइड से देखेंगे कि ये अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 मिल रहा है, ऐसे इसमें 1 मिल रहा है, ऐसे इसमें भी 1 मिल रहा है। और ये तो खुद जीरो रो है, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या है इसकी कि एवरी जीरो रो अकर्स बिलो द नॉन जीरो रो, मीन्स जितनी भी जीरो रो हैं वो सारी नॉन जीरो रोज़ के नीचे होनी चाहिए। तो इसमें भी वही है, ये एक जीरो रो है, इसमें केवल एक ही जीरो रो है, लेकिन ये जो जीरो रो है वो सभी नॉन जीरो रोज़ के बिलो है, मीन्स नीचे है। तो जितनी भी जीरो रो होंगी वो सारी सबसे नीचे होंगी, ये सेकंड कंडीशन में कह रहा है। और इसमें हम देख सकते हैं कि ऐसा ही है, ये जीरो रो है और ये सबसे नीचे है। फिर थर्ड कंडीशन ये है, इसमें क्या बोलता है? द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द
फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ सच जीरोस इन प्रीवियस रो। अब यहाँ पास नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, हमें नंबर ऑफ जीरोस तो देखने हैं, लेकिन कैसे जीरोस देखने हैं? जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले हैं, बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट तो ये है ना, इसमें सर्कल कर देते हैं। ये है फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, ऐसे ही ये है फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, ऐसे ही ये है फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक, अब इसके पहले के हमें नंबर ऑफ जीरोस देखने, तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 2 3 4 है। तो इस रो में नंबर ऑफ जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं? 1, इसमें 2, इसमें 4। फिर उसके आगे क्या कहता है कि नंबर ऑफ जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ सच जीरोस, इसी टाइप के जीरोस इन प्रीवियस रो। प्रीवियस मीन्स पहले वाली। तो अगर हम इस रो की बात करें तो इस रो में नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा होने चाहिए। किस रो से? इससे पहले वाली रो से। तो इससे पहले वाली रो कौन सी है? ये है। अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, तो R2 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 हैं, है ना, 2 जीरोस हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, किससे? R1 से। ऐसे ही R3 में नंबर ऑफ जीरोस की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए R2 से। R4 में नंबर ऑफ जीरोस की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, किससे? R3 से, है ना। और हमें नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले वाले देखने, बिफोर वाले देखने, है ना। ऐसा नहीं करना कि हमें इधर साइड के भी जीरो के एलिमेंट देखने। अगर यहाँ 1 की जगह सपोज करते हैं कि 1 की जगह 0 हो जाता, है ना, और यहाँ 9 की जगह भी 0 हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता, तब अगर ओवरऑल नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो 1 2 3 4 इस पे भी 4 है, 1 2 3 4 इस पे भी 4 है। तो क्या ये दोनों रोज़ को हम आपस में इंटरचेंज करके लिख सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरोस तो देखने हैं, लेकिन कैसे जीरो होने चाहिए? ऐसे जीरो जो इसके लेफ़्ट साइड में हों, है ना, जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हो उसके लेफ़्ट साइड में होने चाहिए। तो ये हो गई कंडीशन, मीन्स ऐसी होती है इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखी हुई है, ये ऊपर की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तब हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो इक्लोन फॉर्म में है। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या ये मैट्रिक्स जो है वो इक्लोन फॉर्म में है? तो अगर ये मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में होगी तो इसे ऊपर की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो अपना फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हो वो 1 होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो भी हो वो 1 होना चाहिए। यही तो थी फर्स्ट अपनी कंडीशन। तो इसमें अगर हम इस साइड से देखते हैं, हमें हमेशा लेफ़्ट से राइट देखना है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है? 1 है। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 1 है। अगर इसकी बात करें तो इसका भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। इसकी बात करें R3 की, तो R3 में तो कोई नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं। ओके, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रही है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी इसकी कि सेकंड कंडीशन थी, एक बार देख लेते हैं। एवरी जीरो रो ऑकर्स बिलो द नॉन जीरो रो, मीन्स जितनी भी जीरो रो होती हैं वो नॉन जीरो रोज के
नॉन जीरो रो के नीचे हों। तो क्या इसमें ऐसे ही है? इसमें जीरो रो कौन सी? R3 जीरो रो है और ये सबसे नीचे है। यही चीज़ उसमें भी कही गई है कि जो जीरो रो हो वो नॉन जीरो रोज़ के नीचे होनी चाहिए। अच्छा, फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ जीरोज़ बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, है ना, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ सच जीरोज़ इन प्रीवियस रो। इसका मतलब कि जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हो उसके बिफोर जितने भी जीरो आए, उससे पहले जितने भी जीरो आए, उसकी संख्या उससे पहले वाली रो की नंबर ऑफ जीरोज़ मीन्स उन्हीं नॉन जीरो एलिमेंट के पहले की जीरो की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो जीरोज़ की संख्या है ना, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जो जीरोज़ की संख्या है नॉन जीरो एलिमेंट के पहले वो बढ़नी चाहिए, या फिर, है ना, बढ़नी चाहिए। या फिर इसी को दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि जो अगर हम मान लीजिए R2 में देखते हैं तो R2 में R1 की अपेक्षा ज़्यादा जीरोज़ होने चाहिए, है ना। कहने का तरीका अलग है लेकिन बात तो वही है। तो इसमें क्या है, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट पहले एक भी जीरो नहीं है, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट के पहले 2 जीरो हैं और ये जीरो रो है, ठीक। तो इसमें जीरो की संख्या क्या है, ज़्यादा है, किससे? R1 से। तो ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब कि ये जो है इक्लोन फॉर्म में है, ये जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है ये इक्लोन फॉर्म में है। ओके, तो अब हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, जो कि एक मैट्रिक्स दी हुई है और हमसे बोला गया है कि इसकी रैंक बताइए, विद द हेल्प ऑफ इक्लोन फॉर्म। इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब ये मैट्रिक्स जो है वो ऐसे ही एक रैंडम मैट्रिक्स दी हुई है, वो इक्लोन फॉर्म में नहीं है। क्यों इक्लोन फॉर्म में नहीं है? क्योंकि ये इनमें से लिखी हुई किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। इक्लोन फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रही है। इसका मतलब ये इक्लोन फॉर्म में नहीं है ये मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम इक्लोन फॉर्म में चेंज कैसे कर सकते हैं? ये जो मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स को हम इक्लोन फॉर्म में चेंज कैसे करें, कैसे इसको इक्लोन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, अब हम ये देखेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए, अगर वो पहले से इक्लोन फॉर्म में नहीं है तो उसको इक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? आपने 12th या 11th 12th जहाँ भी पढ़ा होगा उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस रहते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशंस जैसे अगर हम इसकी बात करें कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम हम कर सकते हैं। किन्हीं भी 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पास एक 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये मैट्रिक्स दी हुई है तो हम इसकी किन्हीं भी 2 रोज़ को या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इस चीज़ को लिखते कैसे हैं? इस चीज़ को लिखेंगे कि अगर हम R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि R2 गोज़ टू R3, है ना, और R2 को हम R3 की जगह लिख रहे हैं और R3 को R2 की जगह, तो ये जो साइन है वो दोनों साइड लग जाएगा। मीन्स
R2 को हम R3 की प्लेस में लिख रहे हैं और R3 को R2 की प्लेस में लिख रहे हैं। तो ये कैसे दिखने लगेगी? ये जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसे दिखेगी, है ना। ये आपस में सिमिलर होती हैं और ये सिमिलर का साइन होता है, ये ऐसे सिमिलर का साइन होता है। तो 1 2 3 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, बस 7 8 9 ऊपर आ जाएगा और 4 5 6 नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? अगर हम इसके ऊपर रो इंटरचेंज करते हैं तो ये ऐसा होगा। अगर हम कॉलम इंटरचेंज करना चाहें तो अगर हम C1 इंटरचेंज करें C2 के साथ तो ऐसे लिखेंगे और उस टाइम में हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? इसी को मैट्रिक्स को अगर हम देखें इस फॉर्म में देखते हैं तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट और कॉलम और सेकंड कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम ये। तो 2 5 8 पहले और 1 4 7 बाद में, और जो थर्ड रो है वो एज इट इज आ जाएगी 3 6 9। ठीक, तो ये हो गया रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड और क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय एनी नॉन जीरो नंबर अलाउ होता है। मीन्स कि हम किसी भी रो अच्छा इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं कि एक्सचेंज या इंटरचेंज इज अलाउड। एनी टू रोज या फिर कॉलम्स, किन्हीं भी दो रोज में और या फिर कॉलम्स में हम उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर सेकंड क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी रो के एलिमेंट्स में हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर with any जो कंडीशंस हम रो में लगाते हैं वही कंडीशंस हम कॉलम में भी लगा सकते हैं। रो में लगाएं या कॉलम में लगाएं, किसी पर भी लगा सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर विथ एनी रो या किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अलाउ होता है। ना, अलाउड होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर विथ एनी रो और कॉलम इज अलाउड। ठीक, इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट के बी एनी नॉन जीरो नंबर। के तो के क्या है? के कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसको हम किसी भी रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम R1 दिया हुआ है तो R1 को हम के टाइम्स ऑफ R1, या फिर अगर हमें कोई कॉलम है, लेट सपोज C2 है, C2 कोई कॉलम 2 है, तो इसको भी हम के टाइम्स ऑफ C2 राइट कर सकते हैं। इसको एग्जांपल से देखें अगर हम, तो वही अपनी पुरानी मैट्रिक्स लेते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इसमें अगर हम फर्स्ट वाला इम्प्लीमेंट करते हैं, मीन्स अगर हम इसके R1 में R1 को 4 टाइम्स R1 करते हैं, यहाँ पास K की जगह हम कोई नॉन जीरो नंबर ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इसमें R1 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। R1 क्या है, ये है R1, R2, R3, ठीक। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 8 12 और बाकी वैसे ही आ जाएंगे, जितनी 2 रोज बची वैसे ही आ जाएंगे। तो 4 5 6 7 8 9। ओके। फिर कॉलम में अगर ऐसे ही हमें करना हो तो C2 गोज़ टू 2 टाइम्स ऑफ C2, इसको सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट करेंगे, और जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये सिमिलर का साइन मैट्रिक्स के सामने, और फिर ये ऐसे आ जाएगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, C2 में हम कितने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का, तो फर्स्ट तो वैसे ही रहेगा 1 4 7 C2। अब ये C2 है, इसमें कितने का 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 10 8 2 16। अब ये वाली रो ऐसे ही रहेगी, कॉलम C3 ऐसे ही रहेगी 3 6 9, ठीक। तो यहाँ तक क्यों हो गया बात। तो अब जो हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी कि फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि हम किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना, इंटरचेंज करने वाला। फिर सेकंड क्या पढ़ा था हमने, सेकंड पढ़ा है हमने मल्टीप्लिकेशन वाला। सेकंड क्या है, मल्टीप्लिकेशन। थर्ड क्या है, थर्ड है कि हम किसी भी रो या कॉलम को, किसी भी रो या कॉलम में, रो या कॉलम को ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा रोज़ या कॉलम्स को आपस में हम ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। उसमें होता क्या है, जो थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशंस है उसमें हम इन दोनों को कंबाइन करके बना देते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके एक तीसरा ऑपरेशन बना देते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मीन्स अगर हमें R1 में कुछ चेंज करना है तो हम पहला तो क्या कर सकते हैं कि R1 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये बन गया। प्लस क्या कर सकते हैं, हम इसमें प्लस R3 भी कर सकते हैं, है ना, R3 को भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई कॉलम है C2 है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि C2 में C2 गोज़ टू, है ना, इसको पढ़ते रीड ऐसे करते हैं, C2 गोज़ टू या R1 गोज़ टू C2 गोज़ टू C2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2 गोज़ टू C2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C1। ऐसा भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसी ऊपर वाले अपने एग्जाम्पल की हेल्प से समझें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें अगर हम करें R1 गोज़ टू 4 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R3। ओके, तो इसमें क्या करेंगे कि जो R1 में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें R3 को ऐड कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम एक साथ भी कर सकते हैं। R1 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 1 जा 4 प्लस 7, 4 7 11 बन गए। फिर 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 2 जा 8, 8 और 8 प्लस हो गए तो क्या बन गया, 16 बन गया। ओके, फिर 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 9, 9 हम उसमें ऐड कर दिए। क्यों, क्योंकि R3 ऐड करना है। तो ये कितना हो गया, 21
बाकी चीज़ें ऐसे ही रह जाएंगे 4 5 6 7 8 9, और किसी ने हमने चेंज ही नहीं किया तो कोई बात हुआ ही नहीं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक बार में हम एक ही ऑपरेशन को लगाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार हमने R1 को ये कुछ ऐसा लिख दिया, फिर दोबारा उसी स्टेप में हम R1 को ही ऐसा लिख दें कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 के साथ। मीन्स एक ही बार में हम 2 ऑपरेशन नहीं लगाते, ठीक। और क्या नहीं करते, ऐसा नहीं करते कि हम R1 को C2 से चेंज कर दें, ऐसा भी अलाउ नहीं होता है ना। ये अलाउ नहीं होता, ये भी अलाउ नहीं होता है। हम R1 को R2 R3 मीन्स रो को रो से ही चेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से ही चेंज कर सकते हैं। रो को कॉलम से या कॉलम को रो से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब जो हमने अभी तक ये एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा, इन ऑपरेशंस की हेल्प से हम एक दी हुई किसी गिवन मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। तो ये हमारा पुराना वाला ही एग्जाम्पल है, इसको हम इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे, है ना। जो अभी एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े उनकी हेल्प से ही इसको हम इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे और देखेंगे कि ये इक्लोन फॉर्म में हम चेंज कर पाते हैं या नहीं इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके। अच्छा, उससे पहले हम जो अभी एग्जांपल ले रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला, उसी को एक बार और लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्यों ना एक बार पहले इसी को ट्राई किया जाए। एक छोटी सी मैट्रिक्स जो कि सिंपल है, इसको लेके देखते हैं और इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इक्लोन फॉर्म में। तो सबसे हमारा पहला एम क्या रहता था कि जितने भी इसके 3 एम होते थे, किसी भी मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए 3 एम रहते थे हमारे। फर्स्ट क्या रहता था कि जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हो वो यूनिटी होना चाहिए। सेकंड, नंबर ऑफ जो जीरो रो हो वो सबसे बिलो में होनी चाहिए, सबसे लास्ट में होनी चाहिए। तीसरा क्या था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट, मीन्स एक के पहले वाले जीरोज़ की संख्या अपने ऊपर वाली रो से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। मीन्स अगर सेकेंड रो में 3 जीरोज़ हैं, सेकेंड रो में अगर नॉन जीरो एलिमेंट के पहले 3 जीरोज़ हैं तो जो थर्ड रो होगी उसमें 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। तो इन्हीं तीनों कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। तो इन तीनों कंडीशंस को ध्यान में रखकर ही हम अपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। तो पहला इसका तो फर्स्ट एलिमेंट पहले से ही यूनिटी है तो इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड, इसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हो वो जीरो होने चाहिए, ओके। तो इसको बनाने का मतलब किसी भी मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में चेंज करने का एक सिंपल सा रूल होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करनी है ना। इस मैट्रिक्स में हम ऐसा कौन से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ हम पा सकें, है ना। हमें कुछ ऐसा सोचना है। हमें उन 3 कंडीशंस को अभी ध्यान नहीं देना है। अभी हमारा फोकस केवल इसमें होना चाहिए कि हम किन किन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हम बना सकते हैं। तो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पास क्या करेंगे, R2 गोज़ टू R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। अच्छा, तो अब ये अप्लाई करते हैं तो हमें सिमिलर मैट्रिक्स क्या मिलेगी, हमें सिमिलर मैट्रिक्स मिलेगी कि ये तो वही रहेगा 1 2 3, R2 में 4 टाइम्स ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 8 और 12, तो R2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4
-4 0, 5 में से 8 चला गया तो -3, 6 में से 12 चला गया -6, 7 8 9 एज इट इज़। अब क्या करेंगे, अब हम ऐसे ही 1 0 तो हमने बना लिया। अब हमारा एम ये है कि हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज़ बनाने हैं, और ध्यान रहे कि हमें इसमें केवल रो ऑपरेशंस ही लगाने हैं, है ना। इक्लोन फॉर्म में एक कंडीशन होती है कि या तो हम रो में ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो या तो रो में होने चाहिए या कॉलम ही कॉलम में होने चाहिए, दोनों में एक साथ नहीं हो सकता है ना। या तो रो, अब हमने फर्स्ट वाला रो लगाया तो हम जितने भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यहाँ स्टेप बाय स्टेप वो सारे रोज़ पर ही करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हमने यहाँ पास रोज़ लगा दिया, अब अगले में कॉलम लगा दें, फिर रो लगा दें, फिर कॉलम लगा दें, फिर कॉलम, फिर रो। ऐसा नहीं करना है। अगर हमने रो लगाया तो अगले में भी रो लगाएंगे और लास्ट तक रो में ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते रहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि R3 गोज़ टू, अब इसको 0 कर दें। इसको 0 कैसे कर सकते हैं, इसमें अगर 7 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला जो एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो R3 गोज़ टू R3 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1। ओके, तो हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पास बन जाएगा कि 1 2 3 0 -3 -6। ओके, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 का, तो ये तो हो गया 0। तो 7 2 14, 14 में से 8 चला गया तो मीन्स 8 में से 14 चला गया -6। ओके, और इसमें 7 21 और 9 में से 21 गया, सॉरी हाँ 9 में से 21 गया तो बचा कितना, 12 ही बचेगा ना, -12 बचेगा। 9 में से हम 7 3 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब अगर हम यहाँ पास देखें कि अगर हम इस रो में R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यही मिल जाएगा, है कि नहीं, बिल्कुल यही मिलेगा। तो हम यहाँ पास कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाएंगे कि इन दोनों में से कोई एक रो 0 हो जाए। तो इसको 0 हम कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम R3 में ऑपरेशन लगाएं, कुछ ऐसा लगाएं कि R3 गोज़ टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, है ना, तब ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये तो पहले से 0 है। इसके अलावा हम एक और काम क्या कर सकते थे कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके हमने इससे सब्ट्रैक्ट किया है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करके इससे सब्ट्रैक्ट करते तब भी हमारा आंसर ये वाली रो 0 हो जाती, लेकिन हमने यहाँ पास मल्टीप्लाई करके किया तो ये वाली रो 0 होगी। चलिए इसको देखते हैं, तो ये क्या बनेगा, 1 2 3, ये तो वैसे ही रहेगा, R2 0 -3 -6, ये वाला 0 हो जाएगा क्योंकि 3 -3 × 2 -6 और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस में है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो R3 जो है R2 जो है इसको हम -3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं R2 गोज़ टू -1/3 R2 ना, मल्टीप्लाई करना है, हम किससे 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने वापस ये बोला था ना कि k जो है वो नॉन जीरो नंबर है। अब वो नंबर कैसा है, 0 नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो हमेशा इंटीजर ही हो, वो तो फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है जो हम मल्टीप्लाई करें। तो ऐसा यहाँ पास कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, ये इसे आएगा 1 2 3 और ये वाले में -3 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें 0 का 0 ही रहेगा, इसका 1 बन जाएगा और इसका
2 आ जाएगा। इसमें 0 0 0 0 0 0। तो देखा हमने सिंपली क्या किया है कि इसमें केवल रो ऑपरेशंस को हमने अप्लाई किया, और लास्ट में अगर हम देखें कि इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है। अच्छा, इसमें तो नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं, कोई बात नहीं। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि इसका जो जो जीरो रो है वो सबसे लास्ट में है। अच्छा, और ये सेकंड कंडीशन हुआ करती थी हमारी इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की कि जो जीरो रो है वो सबसे लास्ट में हो, और इसमें वही सबसे लास्ट में है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ जीरोज बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट हमेशा मतलब ज़्यादा होने चाहिए उससे पहले वाली रो से। तो इसमें नॉन जीरो एलिमेंट से पहले कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें तो ठीक है। जीरो की संख्या कितनी है? एक भी नहीं है। इसमें एक है और इसमें तो जीरो है, मीन्स थर्ड कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं ना कि ये इक्लोन फॉर्म में है। ये जो मैट्रिक्स है वो इक्लोन फॉर्म में है। अच्छा, अभी तक हमने केवल ये देखा है कि ये इक्लोन फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं। अब इसकी रैंक कैसे बताते हैं वो देखेंगे। तो जितनी भी नॉन जीरो रोज की संख्या हो, है ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स in echelon form of matrix, in echelon form of matrix, है ना, रैंक जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, रो से करते हैं। रो ऑफ ए या रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अगर हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखेंगे। अगर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो यहाँ पास नॉन जीरो कॉलम देखेंगे। तो चूंकि हमने यहाँ पास ऊपर से नीचे तक मतलब लास्ट तक रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है, इसलिए हम ऐसी रो देखेंगे जो कि नॉन जीरो है। तो ये तो जीरो है, मीन्स R3 तो जीरो, लेकिन R1 और R2 नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो रैंक है, तो इट मीन्स जो इसकी रैंक है वो कितनी है? 2 है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। कितना सिंपल था। अब ये छोटी मैट्रिक्स है तो आपको लग सकता है कि ये कितना टफ है या कितना बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये आपको इजी लगने लगेगा। और साथ ही जब कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, मीन्स 6x6 की मैट्रिक्स आ गई या 5x5 की मैट्रिक्स आ गई, तब आपको इसमें ये वाली जो मेथड है वो ईजी लगने लगेगी। जैसा अब हम ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे, अगला एग्जाम्पल जो हमने सबसे शुरू में लिख रखा था, अब इसकी बारी है, इसको निपटाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, वही पुराना जो हमने अब इसमें अप्लाई किया था मेथड, वही इसमें अप्लाई करेंगे कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने की सोचना है कि हम कैसे कितने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हम बना सकें। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये तो पहले से जीरो है, इसकी हेल्प से इसको जीरो कर सकते हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके R3 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये तो जीरो हो जाएगा। सेम वही अगर हम R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके R3 सब्ट्रैक्ट करें तब भी ये भी जीरो हो जाएगा। तो हम ये करते हैं, है ना। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि R3 goes to R3 minus 2 times of R2. Similar, R4 goes to R4 minus
3 टाइम्स ऑफ R2। अब आप कहेंगे कि यहाँ पास मैंने एक साथ 2 ऑपरेशन लगा रहे हैं, मैंने 2 ऑपरेशन एक साथ लगा दिए, तो ऐसा नहीं है। मैंने ऑपरेशन लगाए तो हैं, लेकिन मैंने अलग अलग रोज़ में ऑपरेशन लगाए हैं। मैंने इसमें R3 में ऑपरेशन लगाया है, इसमें R4 में ऑपरेशन लगाया है। साथ ही हम चेंज किस में कर रहे हैं, R2 का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने R2 के ऊपर क्या कोई ऑपरेशन लगाया? नहीं लगाया, हम R2 का नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पास R2 को चेंज कर, जैसे R4 को हमने यहाँ पास चेंज किया, R3 को यहाँ पास चेंज किया, तो अगर हम यहाँ पास अपने कैलकुलेशन में R3 का यूज़ करते हैं, मीन्स R4 माइनस, अगर हम R4 माइनस K टाइम्स ऑफ R3 करते हैं तब ये गलत होता, लेकिन जब हम ऐसे करते हैं तो ये गलत नहीं होता है। इस टाइम पे हम 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो एक दूसरे के, मतलब जितने भी हम ऑपरेशन लगाएंगे वो इंटरप्ट नहीं करेगी बीच में, है ना, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी? तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 10-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आप अपने आप ही दिखने लगेगा कि हाँ, यहाँ से काम बन जाएगा मेरा। ठीक, तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो फर्स्ट रो तो ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगी, 0 2 3 1 4। ओके, इसको 3, फिर ये भी ऐसे ही आ जाएगी 1 1 1 4 3, 1 1 1 4 3। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, तो 0 2 का मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6, 2 का मल्टीप्लाई किया तो -2, 2 का मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया तो -5। ओके, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो ये तो हो गया 0, 3 का हुआ तो ये बन गया 1, फिर 3 का हुआ तो ये भी बन गया 1, फिर कितने का हुआ? 3 का ही हुआ, तो 12 में से 2 - 10, और इसमें ये तो हो गया 3 में से कुछ तो गड़बड़ हो गई, 4 2 8, 8 में से 6 -6 आएगा यहाँ पास, ये -6 है। फिर 3 में से 3 2 6, 6 में से नहीं, सही था 3, तो एक सेकेंड, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसमें, तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसे 0, 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो 1 1, 12 में से 2, मतलब 2 में से 12 गए तो -10, सही था, यहाँ पास -10 ही होगा, है ना, -10 ही होगा। और यहाँ पास 3 3 9 हो जाएगा, 9 1 में से 9 जाएगा तो -8 इधर आएगा। ओके ना, अब सही है। इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है इस सब में, है ना, तो ये तो 0 हो गया, 3 1 बचा, 4 में से 3 गया 1, और 2 में से 12 गया -10, और 9 में से 1 गया तो 8, -8 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे इस पे? नेक्स्ट ऑपरेशन, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इन दोनों को यूज़ करके इसको 0 बना सकते हैं हम, है ना, इसको 0 बना सकते हैं। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसको भी साथ ही 0 बना सकते हैं। मीन्स अगर हम R3 को R4 में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वाला 1 0 हो जाएगा। साथ ही R3 को अगर हम 2 टाइम्स करके R1 से सब्ट्रैक्ट कर दे तब भी 0 हो जाएगा, ये 2 भी 0 बन जाएगा। तो करते हैं कि R1 goes to R1 - 2 times of R3
एंड, है ना, R4 goes to R4 minus R3 एज इट इज़। तो इसको यहाँ पास लिख देते हैं, जो हमने ऊपर लिखा है वही अप्लाई करते हैं। तो R1 में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो 0 का 0 ही रहा है, ये 2 का उसमें 2 और 0 बन गया, और इसमें 6 2 12 हो गया 12, और ये 12 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई से 12, इसमें से 3 चला गया, तो बचा कितना, -9 ही बचेगा ना। हाँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो -4 माइनस प्लस 5 बन गया, -10 प्लस 14 बन गया। ओके, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब R2 तो एज इट इज़ रहेगा 1 1 1 4 3, R3 में तो कुछ चेंज किया नहीं, तो ये भी वैसे ही रहेगा 1 6 -2 -5। R4 में चेंज किया है, R4 माइनस R3 किया है, तो ये तो 0 पहले से ही था, ये भी 0 बन गया। 1 में से 6 चले गए तो कितना हो गया, -5 बन गया, और ये -10 था, तो -10 में से -2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बचा कितना, -8 बचा, -8 में से 5 -3 बचा। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब ये तो 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट 0 हम किसको बना सकते हैं, कि अगर हम इन दोनों को 0 बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इनके पहले 0 ही है, और इन दोनों का अगर हम कुछ बंदोबस्त कर दें तो ये दोनों 0 बन सकते हैं। ये दोनों 0 कैसे बनेंगे, मतलब 2 में से कोई एक ही 0 बनेगा, बस ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, अगर हम इसको 0 बनाते हैं, है ना, ये जो है 5 को, तो क्या करेंगे, R4 goes to इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 5 जो 45, ये भी 45, ये भी 45, एक दूसरे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 बन जाएगा एक, मीन्स 9 टाइम्स ऑफ R4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1। अगर हम ये ऑपरेशन लगा दें तो ये वाला जो है वो 0 हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। तो हम R4 में लगा रहे हैं तो बाकी 3 ऐसे ही लिख देंगे, 0 0 -9 5 14 1 1 1 4 3 0 1 6 -2 -5। अब सबसे पहले क्या करेंगे, R4 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 20 32 और 12, ये माइनस में बन जाएंगे। 9 का मल्टीप्लाई करना है ना, R4 में 4 का थोड़ी करना है, R4 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, 9 3 जा 27, ठीक। फिर इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई जाएगा और ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे फिर, तो इसमें 5 का क्या, तो 9 5 जा 45, ये भी 9 5 जा 45 सब्ट्रैक्ट होके 0 बन गया। ये दोनों तो पहले से 0 थे, ये भी 0 बन गया। फिर क्या हुआ, R4 में 9 का मीन्स 72 -72 और इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो तो 25, तो -72 में 25 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ 2 बार सब्ट्रैक्शन है तो इधर सब्ट्रैक्ट में आंसर, माइनस में आंसर आ जाएगा, मीन्स -72
प्लस 25। आंसर कितना आएगा 72 तो 25 मीन्स 47 माइनस का 47 है ना, 47 ही आएगा ना। तो फिर क्या था 9 का मल्टीप्लाई इसमें जाएगा तो 9 3 से 27 और 5 इस पे जाएगा तो 27 माइनस 14 इंटू 5 तो 14 इंटू 5 70 हो गया और 70 में से मतलब 27 में से 70 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इस बार आंसर जो है वो प्लस में आएगा। तो अगर हम यहाँ पास देखें तो ये कितना बनेगा 9 माइनस 27 माइनस 70 माइनस 27 माइनस 70 मीन्स माइनस 93 माइनस 97। ओके, और इससे पहले वाले में अगर हम देखें तो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। माइनस 72 9 8 से 72 माइनस 72 माइनस 25। अच्छा, हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट जो किया है वो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब साइन तो सब्ट्रैक्शन का होगा लेकिन होगा एडिशन। तो यहाँ पास हो जाएगा 72 प्लस 25। 72 प्लस 25 कितना बन जाएगा 72 प्लस 25 मीन्स 80 95 97। ये भी 97 बन जाएगा तो ये भी बन गया 97 है ना। एक बार आप कैलकुलेशंस देख लेना, वैसे है तो सही ही लेकिन फिर भी अच्छा चलो मैं ही चेक कर लेता हूँ। ओके, तो सही है ना। अब और क्या कर रहे थे लास्ट में, अगर हम इसको माइनस 97 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पास 1 मिल जाएगा और अगर इसको माइनस 9 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पास भी 1 बन जाएगा। तो इस लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस स्टेप में क्या करेंगे कि जो R1 है R1 गोज़ टू माइनस 1/9 R1 एंड जो ये वाली रो है R4 गोज़ टू माइनस 1/97 R4। ओके, अब क्या बन जाएगा, तो ये सिमिलर होगी किस चीज़, तो ये सिमिलर होगी कौन से मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाएगी कि यहाँ तो 0 0 1 माइनस 5/9 और ये 14 माइनस 14/9 बन जाएगा। बाकी ये दोनों सेम रहेंगे 1 1 1 4 3 0 1 6 माइनस 2 माइनस 5 और ये 0 0 0 1 1। ओके, अब यहाँ पास हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बना दिए हैं है ना, और हमारा कोशिश क्या रहता है जीरो बनाने की कि जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हो उसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करनी है। अब हम इसको किस में अरेंज करेंगे, जो ये मैट्रिक्स हमारी बन गई है इस मैट्रिक्स को हम अरेंज करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में। कौन से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाले एलिमेंट जीरो रहते हैं तो हम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ये वाली जो फर्स्ट R2 है R2 को R1 में भेज देंगे है ना, ये नीचे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेकेंड बार जब वो करेंगे तो ये वाली
इनको फिर से इंटरचेंज कर देंगे। जब ये R2 में आ जाएगी तो R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे, है ना। एक बार करके दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम जो R2 है R2 R1 को चेंज कर देंगे। 1 1 4 3 सबसे ऊपर, 0 0 1 5/9 -5/9 -14/9 नीचे आ जाएगा और ये दोनों ऐसे ही एज इट इज़ रहेंगे। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा कि 1 1 1 4 3 और फिर यहाँ क्या था 0 0 1 -5/9 -14/9 और बाकी दो रोज ऐसे ही आ जाएंगे। तो 0 1 6 -2 -5 0 0 0 1 1 ये एज इट इज़ हो गया। अब क्या करेंगे, इस R2 R3 को यहाँ पास हमें लिखना भी है कि हमने क्या किया है, R1 को इंटरचेंज किया है R2 से। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि R2 इंटरचेंज कर देंगे R3 से। तो फिर से हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी इस बार R1 को ऐसे ही रहेंगे 1 1 1 4 3, R2 R3 चेंज कर रहा है, R3 ऊपर चला जाएगा 0 1 0 1 6 -2 -5, ये 0 0 1 -9/5 -14/9 0 0 0 1 1। अब अगर हम देखें तो जो हमारी मैट्रिक्स है वो इक्लोन फॉर्म में चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो ईच रो में 1 है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो नंबर ऑफ जीरोज़ हों वो ज़्यादा होने चाहिए उससे पहले वाली रो में, मतलब अपने से पहले वाली रो से ज़्यादा जीरो होने चाहिए जिस रो को हम देखें। तो अगर हम R3 को देखें तो R3 में R2 से ज़्यादा जीरोज़ हैं, R2 को देखें तो R1 से ज़्यादा जीरो हैं और R4 को देखें तो R3 से ज़्यादा जीरोज़ हैं। मीन्स यहाँ पास एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एक, अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो ये एक ऐसे कुछ एक ट्रायंगल बन रहा है। मीन्स ये अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम इसकी रैंक बता सकते हैं कि सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज is since number of non-zero rows in echelon form of matrix is कितनी हैं 1 2 3 4, क्योंकि इसमें जीरो है ही नहीं तो जितनी रोज हैं वो सारी नॉन जीरो हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, इक्लोन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4। देयरफॉर इसलिए रैंक ऑफ ए, है ना, रैंक क्या होता है ये सिंबल से डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है, रो है, तो रैंक ऑफ ए इज 4। और ऐसे हमने इस अबव मैट्रिक्स की इक्लोन फॉर्म की हेल्प से रैंक फाइंड कर ली। ऐसे ही अगले वीडियो में हम नॉर्मल फॉर्म या जिसे कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं उसकी हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने का तरीका देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।